Chapter 26 General Provisions as to Inquiries and Trials Section 337 to 366 ये चैप्टर डिफाइन करता है क्रिमिनल इंक्वायरीज और ट्रायल्स के बेसिक प्रिंसिपल्स अंडर सेक्शन 337 टू 366। इस चैप्टर का मेन पर्पस ये है कि इंक्वायरी और ट्रायल का प्रोसेस सिस्टमैटिक, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, जिससे सभी पार्टीज के राइट्स प्रोटेक्ट हों और जस्टिस एफिशिएंटली डिलीवर किया जा सके। इस फ्रेमवर्क में पुलिस का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एविडेंस कलेक्ट और प्रिजर्व करते हैं और जुडिशियल अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करते हैं, ट्रायल को स्मूथली कंडक्ट करने में मदद करते हैं। ये चैप्टर पूरे क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड और लीगली साउंड बनाता है। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। सेक्शन 337 पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। सेक्शन 337 बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी ऑफेंस के लिए एक बार कन्विक्ट या एक्विट कर दिया है, तो जब तक वो कन्विक्शन या एक्विटल वैलिड है, तो उस व्यक्ति को फिर से सेम ऑफेंस या सेम फैक्ट्स वाले ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में एक्सेप्शंस हैं। अगर कोई अलग और डिस्टिंक्ट ऑफेंस हो जो पहले ट्रायल के वक्त अलग चार्ज के अंडर आ सकता था, तो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से ट्रायल हो सकता है। दूसरा, अगर ऑफेंस के साथ कोई एडिशनल कंसीक्वेंसेस हो जाएं जो पहले ट्रायल के वक्त कोर्ट के सामने नहीं थे, तो उन कंसीक्वेंसेस के लिए ट्रायल किया जा सकता है। तीसरा, अगर पहली ट्रायल वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी नए ऑफेंसेस के लिए, तो ट्रायल की परमिशन हो सकती है। चौथा, डिस्चार्ज या कंप्लेंट डिसमिसल को एक्विटल नहीं माना जाता। इसका पर्पस ये है कि एक व्यक्ति को बार बार एक ही ऑफेंस के लिए रिपीटेडली ट्रायल नहीं किया जाए, जिससे लीगल प्रोसेस क्लियर और फेयर रहे, और ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन स्ट्रक्चर्ड और रिस्पॉन्सिबल वे में हो और जुडिशियल सिस्टम का बैलेंस और ट्रस्ट मेंटेन रहे। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 337 पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। Subsection 1. A person who has once been tried by a court of competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such offence shall, while such convict or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offence, nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 244, or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof. सेक्शन 337 सब सेक्शन 1 बात करता है कि अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को किसी ऑफेंस के लिए एक बार कन्विक्ट या एक्विट कर दिया है, तो जब तक ये कन्विक्शन या एक्विटल वैलिड है, उस व्यक्ति को फिर से सेम ऑफेंस या उसी फैक्ट्स पर बेस्ड कोई दूसरे ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं किया जा सकता। ये रूल लीगल सिस्टम में डबल जियोपार्डी के प्रिंसिपल को एनफोर्स करता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राइड with the consent of the state government for any distinct offence for which a separate charge might have been made against him at the former trial under subsection 1 of section 243. Section 337 subsection 2 बात करता है कि अगर व्यक्ति को अलग और डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए फिर से ट्रायल करना हो जो पहले ट्रायल के वक्त अलग चार्ज के अंडर आ सकता था, तो स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से ट्रायल अलाउड है। After that, subsection 3, a person convicted of any offence constituted by any act causing consequence which, together with such act, constituted a different offence from that of which he was convicted, may be afterwards tried for such last mentioned offence, if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted. सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर पहले कन्विक्शन किसी एक्ट के लिए हुआ और उस एक्ट से कोई एडिशनल कंसीक्वेंसेस निकलते हैं जो पहले कोर्ट के सामने नहीं थे, तो उन कंसीक्वेंसेस के लिए ट्रायल किया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट में नॉटविथस्टैंडिंग सच एक्विटल और कन्विक्शन बी सब्सिक्वेंटली चार्ज्ड विद and tried for any other offence constituted by the same acts which may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offence which he is subsequently charged. Subsection 4 कहता है कि अगर पहली ट्रायल वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी नए ऑफेंस के लिए, तो व्यक्ति को ट्रायल की परमिशन दी जा सकती है। After that, subsection 5, a person discharged under section 281 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the court by which he was discharged,
or of any other court to which the first mentioned court is subordinate. सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को सेक्शन 281 के अंडर डिस्चार्ज किया गया है तो उसे फिर से सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं किया जा सकता कोर्ट के कंसेंट के बिना. आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of General Clause Act 1897 or of section 208 of this संहिता. सेक्शन 337 सबसेक्शन 6 बात करता है कि ये सेक्शन क्लैरिफाई करता है कि इसके प्रोविजंस जनरल क्लोज एक्ट सेक्शन 26 और सेक्शन 208 को अफेक्ट नहीं करते. आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन, द डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट और द डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट एक्विटल फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. मतलब कंप्लेंट डिसमिसल या डिस्चार्ज को एक्विटल नहीं माना जाता. सेक्शन 337 का मेन मकसद ये है कि एक व्यक्ति को बार बार ट्रायल का सामना ना करना पड़े. ये लीगल प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट होते हैं और जुडिशियल सिस्टम में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है. अब समझते हैं इलिस्ट्रेशंस को. इलिस्ट्रेशन 1, एज ट्राइड अपॉन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट एज अ सर्वेंट एंड एक्विटेड, ही कैन नॉट बी आफ्टरवर्ड while the acquittal remains in force be charged with the theft as a servant or upon the same facts with theft simply or with criminal breach of trust. मतलब अगर ए को थेफ्ट एज अ सर्वेंट के चार्ज पर ट्रायल करके एक्विट कर दिया गया है तो जब तक ये एक्विटल वैलिड है उसे फिर से उसी ऑफेंस के सेम फैक्ट्स पर बेस्ड थेफ्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए ट्रायल नहीं किया जा सकता. मतलब एक ही फैक्ट और ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल अलाउड नहीं है. After that, B is tried for causing grievous hurt and convicted. The person injured afterward dies. A may be tried again for culpable homicide. मतलब अगर A को ग्रीवियस हर्ट के लिए ट्रायल करके कन्विक्ट किया गया और बाद में इंजर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो A को कल्पेबल होमिसाइड के लिए ट्रायल किया जा सकता है. इसका मतलब है नए और अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस के लिए ट्रायल पॉसिबल है. After that, C is charged before the court of session and convicted of the culpable homicide of B, A may not afterwards be tried on the same facts for the murder of B. मतलब अगर A को culpable homicide of B के लिए कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल करके कन्विक्ट किया गया है तो उसके बाद सेम फैक्ट्स पर मर्डर के लिए अलाउड नहीं है. इसका मतलब है सीवियरिटी के अलग लेवल के लिए अगर ऑफेंस और फैक्ट सेम है दोबारा ट्रायल नहीं होगा. आफ्टर दैट D is charged by a magistrate of the first class with and convicted by him of voluntary causing hurt to B, A may not afterwards be tried for voluntary causing grievous hurt to B on the same facts unless the case comes within subsection 3 of the section. इलिस्ट्रेशन D बात करता है अगर A को वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट के लिए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने ट्रायल करके कन्विक्ट किया है तो सेम फैक्ट्स और वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए दोबारा ट्रायल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट जब ये सब सेक्शन 3 के अंडर आता है जैसे एडिशनल कंसिक्वेंसेस या नए फैक्ट्स. आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन E, A is charged by a magistrate of second class with and convicted by him of theft of property from the person of B. A may be subsequently be charged with and tried for robbery on the same facts. इलिस्ट्रेशन E कहता है अगर A को मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास ने थेफ्ट फ्रॉम पर्सन के लिए ट्रायल करके कन्विक्ट किया है तो सेम फैक्ट्स पर रॉबरी के लिए ट्रायल अलाउड है. इसका मतलब है कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के हिसाब से अलग ऑफेंस के लिए ट्रायल पॉसिबल है. आफ्टर दैट इलिस्ट्रेशन F, A, B and C are charged by the magistrate of first class with and convicted by him of robbing D. A, B and C may afterwards be charged with and tried for dacoity on the same facts. इलिस्ट्रेशन F बात करता है अगर A, B और C को मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने रॉबरी के लिए कन्विक्ट किया है तो सेम फैक्ट्स पर डेकोइटी के लिए ट्रायल अलाउड है. मतलब ग्रुप ऑफेंस या हायर लेवल ऑफेंस के लिए ट्रायल कोर्ट की कॉम्पिटेंसी और ऑफेंस के नेचर डिटरमाइन करते हैं. ओवरऑल ये एग्जांपल्स क्लियरली दिखाते हैं कि एक ही ऑफेंस या सेम फैक्ट्स पर रिपीटेड ट्रायल नहीं होगा लेकिन नए कॉन्सिक्वेंसेस, अलग चार्जेस या हायर लेवल ऑफेंसेस के लिए ट्रायल पॉसिबल है. इससे लीगल प्रोसेस फेयर, प्रिडिक्टेबल और रिस्पॉन्सिबल बनता है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड रहती है. आफ्टर दैट सेक्शन 338 अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सेक्शन 338 बात करता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी पीपी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर APP जो केस देख रहे हैं वो कोर्ट में डायरेक्टली जाके केस आर्ग्यू कर सकते हैं. अगर कोई प्राइवेट पर्सन अपने एडवोकेट से केस प्रोसिक्यूट करने को कहे तो भी मेन कंट्रोल PP के पास ही रहेगा और एडवोकेट सिर्फ PP के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा. कोर्ट की परमिशन से एडवोकेट एविडेंस के बाद लिखे हुए आर्ग्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं.
Let's read this section for better understanding. Section 338 Appearance by Public Prosecutor. Subsection 1 The public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case may appear and plead without any written authority before any court in which that case is under inquiry, trial or appeal. सेक्शन 338 सबसेक्शन 1 बात करता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट में अपीयर होने के लिए अलग से रिटन अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती। ये एंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन स्मूथली और एफिशिएंटली चल सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 इफ इन एनी सच केस any private person instructs his advocate to prosecute any person in any court, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution. The advocate so instructed shall act therein under the directions of the public prosecutor or assistant public prosecutor and may, with the permission of the court, submit written arguments after the evidence is closed in the case. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर प्राइवेट पर्सन अपने एडवोकेट के थ्रू केस प्रोसिक्यूट कराना चाहता है तो प्रोसिक्यूशन का प्राइमरी कंट्रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ही रहता है। एडवोकेट सिर्फ पीपी के गाइडेंस में काम करेगा और कोर्ट की परमिशन से एविडेंस के बाद रिटर्न सबमिशन दे सकता है। ये सेक्शन प्रोसिक्यूशन प्रोसेस को सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, जिससे ट्रायल में क्लैरिटी और एफिशिएंसी बनी रहती है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है और प्राइवेट एडवोकेट के रोल कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड हैं ताकि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम फेयर और स्मूथ रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 339 परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 339 बात करता है कि किसी भी मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो प्रोसिक्यूशन किसी और पर्सन को अलो कर सकता है जो पुलिस ऑफिसर के रैंक इंस्पेक्टर से नीचे का ना हो। लेकिन एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा कोई भी बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के प्रोसिक्यूशन नहीं चला सकता। अगर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन में काम किया हो तो उसे प्रोसिक्यूशन चलाने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 339 परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 1 एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग अ केस में परमिट द प्रोसिक्यूशन to be conducted by any person other than a police officer below the rank of inspector, but no person other than the advocate general or a government advocate or a public prosecutor or assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such permission, provided that no police officer shall be permitted to conduct the prosecution if he has taken part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted. सेक्शन 339 सबसेक्शन 1 बात करता है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो प्रोसिक्यूशन किसी और पर्सन को करने की परमिशन दे सकता है, लेकिन ये पर्सन पुलिस ऑफिसर हो तो रैंक इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का होना चाहिए। एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन में काम किया है तो उसे प्रोसिक्यूशन चलाने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस रूल का मेन पर्पस है कि प्रोसिक्यूशन इम्पार्शियल और फेयर हो और इन्वेस्टिगेशन में काम करने वाले लोग अपने ही केस में ट्रायल ना चलाएं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। दैट्स सबसेक्शन 2 एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली और बाय एन एडवोकेट। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो भी पर्सन प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है वो खुद पर्सनली केस में आर्ग्यू कर सकता है या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू केस को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है। ये इंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव तरीके से चल सके और पर्सन अपनी कन्वीनियंस और स्ट्रेटेजी के हिसाब से केस को हैंडल कर सके और ट्रायल में क्लैरिटी और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बन सके। इन शॉर्ट सेक्शन 339 इंश्योर करता है कि प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस रेगुलेटेड, फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। मजिस्ट्रेट की परमिशन के रूल्स से ट्रायल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड होता है और प्रोसिक्यूशन एफिशिएंटली और लीगली साउंड तरीके से कंडक्ट होता है। इससे जुडिशियल सिस्टम में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं सेक्शन 340 की, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड। सेक्शन 340 बात करता है जिस भी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस या प्रोसीडिंग चल रहे हैं उसके राइट हैं कि वो अपने चूजन एडवोकेट से डिफेंड हो सके। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 340 राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट or against whom proceeding are instituted under this संहिता may of right be defended by an advocate of his choice। सेक्शन 340 बात करता है कि हर एक्यूज्ड व्यक्ति को अपने एडवोकेट चूज करने का पूरा अधिकार है और ये इंश्योर करता है कि व्यक्ति प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन के साथ अपनी साइड कोर्ट में रख सके। एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल मिलना जरूरी है और एडवोकेट का रोल इस प्रोसेस में एसेंशियल है। ये सेक्शन लीगल प्रोसेस को बैलेंस्ड और जस्ट बनाता है।
जिससे एक्यूज्ड की राइट्स और फेयर डिफेंस सिक्योर रहते हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 340 से ये गारंटी मिलती है कि हर एक्यूज्ड को प्रॉपर लीगल डिफेंस मिले, ट्रायल फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे और जुडिशियल सिस्टम में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 341, लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 341 बात करता है कि अगर किसी ट्रायल या अपील में एक्यूज्ड के पास एडवोकेट नहीं है और कोर्ट को लगता है कि उसके पास एडवोकेट रखने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कोर्ट उसके डिफेंस के लिए स्टेट के खर्चे पर एक एडवोकेट अपॉइंट करेगी। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 341, लीगल एड टू एक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। Subsection 1, where in a trial or appeal before a court, the accused is not represented by an advocate, and where it appears to the court that the accused has not sufficient means to engage an advocate, the court shall assign an advocate for his defense at the expense of the state. Subsection 1 कहता है कि अगर accused के पास अपने लॉयर नहीं हैं और वो फाइनेंशियली वीक है, तो कोर्ट को उसके लिए फ्री लीगल एड देनी होती है। कोर्ट उसके डिफेंस के लिए एक एडवोकेट अपॉइंट करती है, जिसकी पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये इंश्योर करता है कि हर एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल मिले, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द हाई कोर्ट में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर ए द मोड ऑफ सेलेक्टिंग एडवोकेट फॉर द डिफेंस अंडर सबसेक्शन 1, बी द फैसिलिटी टू बी अलाउड सच एडवोकेट बाय द कोर्ट, C. The fees payable to such advocate by the government and generally for carrying out the purpose of subsection 1. Subsection 1 कहता है कि हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ कुछ रूल्स बना सकती है, जिसमें ये डिसाइड होगा कि A. ऐसे एडवोकेट का सिलेक्शन कैसे होगा, B. कोर्ट उन एडवोकेट्स को कौन सी फैसिलिटी देंगे, C. उन एडवोकेट्स को कितनी फीस स्टेट पे करेगी। इन शॉर्ट, ये प्रोविजन लीगल एड सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। After that, subsection 3, the state government may by notification direct that and as from such date as may be specified in the notification, the provisions of subsection 1 and 2 shall apply in relation to any class of trials before other court in the state as they apply in relation to trials before court of session. Subsection 3 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए ये रूल सेशन कोर्ट के अलावा और कोर्ट्स पर भी अप्लाई कर सकती है। इससे लीगल एड सिस्टम को ज्यादा कोर्ट्स तक एक्सपेंड करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इन शॉर्ट, सेक्शन 341 एंश्योर करता है कि कोई भी एक्यूज्ड बिना लीगल हेल्प के ट्रायल का सामना ना करे। ये सेक्शन लीगल सिस्टम को फेयर और इक्वल बनाते हैं ताकि हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो या अमीर, अपने डिफेंस इफेक्टिवली ले सके। इससे जुडिशियल प्रोसेस में जस्टिस, इक्वालिटी और ट्रस्ट मेंटेन रहता है। आफ्टर दैट, सेक्शन 342, प्रोसीजर व्हेन कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज्ड। सेक्शन 342 बात करता है कि अगर किसी कंपनी, कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड सोसाइटी पर क्रिमिनल केस चल रहा है, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है, जो उसके बिहाफ में कोर्ट में अपीयर करेगा। जो भी लीगल एक्शन या स्टेटमेंट्स नॉर्मली एक्यूज्ड के सामने किए जाते हैं, वो इस केस में रिप्रेजेंटेटिव के सामने किए जाएंगे, और अगर रिप्रेजेंटेटिव अपीयर नहीं होता तो उन फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा कोर्ट ये भी डिसाइड करती है कि जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया है वो वैलिडली अपॉइंटेड है या नहीं। Let's read this section for better understanding. Section 342, procedure when corporation or registered society is an accused. Subsection 1, in this section, corporation mean an incorporated company or other body corporate and include a society registered under the Societies Registration Act 1860. Section 342, subsection 1 बात करता है corporation का मतलब है कि कोई incorporated company, body, corporate या society जो Society Registered Act 1860 के अंडर रजिस्टर्ड हो। ये डिफाइन करता है कि इस सेक्शन में कॉर्पोरेशन किन एंटिटीज पर अप्लाई होता है। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, वेयर अ कॉर्पोरेशन इज द एक्यूज्ड पर्सन और वन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इज एन इंक्वायरी और ट्रायल, इट मे अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल एंड सच अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी अंडर द सील ऑफ द कॉर्पोरेशन। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कॉर्पोरेशन एक्यूज्ड है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है ट्रायल के लिए। इस अपॉइंटमेंट के लिए कंपनी के ऑफिशियल सील की जरूरत नहीं होती। रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट प्रोसेस को सिंपल बनाया गया है यहाँ पे। After that, subsection 3, where a representative of the corporation appears, any requirement of this Sanhita that anything shall be done in the presence of the accused or shall be read or stated or explained to the accused shall be construed as a requirement that things shall be done in the presence of the representative or read or stated or explained to the representative, and any requirement that the accused shall be examined shall be construed as a requirement that the representative shall be examined.
सबसेक्शन 3 कहता है जब कॉर्पोरेशन का रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में अपीयर करता है तो जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज एक्यूज के प्रेजेंस में होती हैं, जैसे स्टेटमेंट पढ़ना, समझना, एग्जामिन करना, वो सब रिप्रेजेंटेटिव के सामने किए जाएंगे। इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेटिव को ही कॉर्पोरेशन का लीगल फेस माना जाता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉर्पोरेशन डज नॉट अपीयर, एनी सच रिक्वायरमेंट एज इज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में अपीयर नहीं होता तो वो लीगल रिक्वायरमेंट जो एक्यूज के प्रेजेंस में होती हैं अप्लाई नहीं होती। नॉन अपीयरेंस पर कॉर्पोरेशन की प्रेजेंस लीगली रिक्वायर्ड नहीं होती। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, where a statement in writing purporting to be signed by managing director of the corporation or by any person duly authorized by him, by whatever name called, having or being one of the person having the management of the affairs of the corporation to the effect that the person named in the statement has been appointed as to the representative of the corporation for the purpose of this section, is filed, the court shall, unless the contrary is proved, presume that such person has been so appointed. सबसेक्शन 5 बात करता है कि अगर एक रिटन स्टेटमेंट फाइल की गई हो जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर या ऑथोराइज्ड पर्सन ने लिखा हो कि किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि अपॉइंटमेंट वैलिड है जब तक कॉन्ट्रेरी प्रूफ ना मिले। इन शॉर्ट, कोर्ट को अपॉइंटमेंट पर डाउट करने की जरूरत नहीं होती जब तक प्रूफ ना मिले। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, इफ अ क्वेश्चन arises as to whether any person appearing as the representative of corporation in an inquiry or trial before a court is or is not such representative, the question shall be determined by the court. सेक्शन 342 सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर ये क्वेश्चन कोर्ट में उठता है कि पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपीयर हुआ है, वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, तो ये डिसीजन कोर्ट करेगी। इन शॉर्ट, सेक्शन 342 एंश्योर करता है कि जब कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटी एक्यूज्ड होती हैं तो उनका ट्रायल स्मूथ और प्रैक्टिकेबल तरीके से कंडक्ट हो और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू लीगल प्रोसेस चलाने से कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहती है और ट्रायल में क्लैरिटी बनी रहती है। इससे जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट और फेयर तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, इवन इन केसेस इन्वॉल्विंग बिग ऑर्गेनाइजेशंस। अब बात करते हैं सेक्शन 343 की, टेंडर ऑफ पार्डन टू अकॉम्प्लिस। सेक्शन 343 बात करता है उन केसेस के बारे में जहां एक एक्यूज्ड या इन्वॉल्व्ड व्यक्ति यानी अकॉम्प्लिस को माफी दी जा सकती है ताकि वो सच्चाई बताकर एविडेंस दे सके। इसके अलावा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान ऐसे व्यक्ति को पार्डन ऑफर कर सकते हैं अगर वो सच्चाई डिस्क्लोज करने के लिए रेडी हो जो ऑफेंस और उसमें शामिल लोगों से रिलेटेड हो। ये प्रोविजन मेनली सीरियस ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है, जैसे कि वो केसेस जो सेशन कोर्ट या स्पेशल जज कोर्ट में चलते हैं या जिनके लिए 7 साल तक की सजा या उससे ज्यादा हो सकती है। जो व्यक्ति पार्डन एक्सेप्ट करता है उसे कोर्ट में विटनेस के रूप में एग्जामिन किया जाता है और जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तब तक उसे कस्टडी में रखा जा सकता है अगर वो बेल पर नहीं है। इसके अलावा अगर उसने पार्डन एक्सेप्ट करके स्टेटमेंट दे दिया है तो मजिस्ट्रेट केस को ट्रायल के लिए अप्रोप्रिएट कोर्ट में भेज देता है, सेशन कोर्ट या स्पेशल जज के पास। Read the section for better understanding. Section 343, Tender of Pardon to Accomplice. Subsection 1, with the view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to an offence to which this section applies. The Chief Judicial Magistrate at any stage of the investigation or inquiry into or the trial of the offence and the magistrate of the first class inquiry into or trying the offence at any stage of the inquiry or trial may tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor in the commission thereof. Section 343 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर किसी ऑफेंस में कोई व्यक्ति सीधा या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है, वो व्यक्ति पूरी सच्चाई बताए जो उसके नॉलेज में है, जैसे ऑफेंस कैसे हुआ, कौन कौन शामिल था और उनका रोल क्या था। मतलब कोर्ट किसी एक एक्यूज्ड को माफ़ी दे सकती है ताकि वो बाकी क्रिमिनल्स के खिलाफ सच बोल सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, this section applies to A, any offence triable exclusively by the court of session or by court of special judge appointed under any other law for the time being in force. B, any offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or with a more severe sentence.
सबसेक्शन 2 बात करता है कि ये सेक्शन किन ऑफेंसेस पर अप्लाई होता है। नंबर 1, ऐसे ऑफेंसेस जो सिर्फ सेशन कोर्ट या स्पेशल जज के ट्रायल में आते हैं। नंबर 2, या फिर ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 7 साल से ज़्यादा या 7 साल होती है। मतलब माफ़ी सिर्फ सीरियस और बड़े क्राइम्स में दी जा सकती है, छोटी मोटी ऑफेंसेस में नहीं। After that, subsection 3, every magistrate who tenders a pardon under subsection 1 shall record A, his reasons for so doing, B, whether the tender was or was not accepted by the person to whom it was made, and shall, on application made by the accused, furnish him with a copy of such record free of cost. सबसेक्शन 3 कहता है कि जब मजिस्ट्रेट किसी को पार्डन देता है तो उसे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि रीजंस लिखने होते हैं कि माफ़ी क्यों दी गई है। दूसरा, ये भी लिखना होता है कि एक्यूज्ड ने माफ़ी एक्सेप्ट की या नहीं। तीसरा, अगर एक्यूज्ड चाहे तो उसे इस रिकॉर्ड की फ्री कॉपी मिलती है। मतलब प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि किसी पर अनफेयर फेवर का डाउट ना आए। After that, subsection 4, every person accepting a tender of pardon made under subsection 1 A shall be examined as a witness in the court of the magistrate taking cognizance of the offence and in the subsequent trial, if any. B shall, unless he is already on bail, be detained in custody until the termination of the trial. Subsection 4 कहता है कि जो व्यक्ति माफ़ी एक्सेप्ट करता है, नंबर 1, उसे विटनेस के रूप में एग्जामिन किया जाता है, पहले मजिस्ट्रेट के सामने, फिर ट्रायल कोर्ट में। नंबर 2, अगर वो बेल पर नहीं है तो उसे ट्रायल खत्म होने तक कस्टडी में रखा जा सकता है। मतलब माफ़ी लेने के बाद भी वो फ्री नहीं होता, उसे कोर्ट के सामने सच बोलना पड़ता है। After that, subsection 5, where a person has accepted a tender of pardon made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, the magistrate taking cognizance of the offence shall, without making any further inquiry in the case, A, commit it for trial. Number 1, to the court of session if the offence is triable exclusively by the court of, or if the magistrate taking cognizance is the chief judicial magistrate. Number 2, to a court of special judge appointed under any other law for the time being in force if the offence is triable exclusive by the court. B, in any other case, make over the case to the chief judicial magistrate who shall try the case himself. Subsection 5 कहता है कि जब किसी व्यक्ति ने माफ़ी ले ली और स्टेटमेंट दे दिया तो मजिस्ट्रेट बिना और इंक्वायरी केस को ट्रायल कोर्ट भेज देता है। अगर केस सेशन कोर्ट का है तो वहाँ कमिट करता है, और अगर स्पेशल जज के कोर्ट का केस है तो वहाँ भेजता है। बाकी केसेस में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद ट्रायल करता है। मतलब स्टेटमेंट मिलते ही केस डायरेक्टली ट्रायल स्टेज पे चला जाता है, प्रोसेस फास्ट होता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 343 एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन है ट्रूथ और जस्टिस के लिए। ये कोर्ट को पावर देता है कि वो एक अकॉम्प्लिस को पार्डन देकर सच बुलवाए, जिससे मेन कल्प्रिट तक पहुंचना ईजी हो जाता है। इससे इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग होती है और लीगल प्रोसेस इफेक्टिव और फेयर बनता है। After that, section 344, power to direct tender of pardon. सेक्शन 344 बात करता है कि ट्रायल कोर्ट, जहां केस कमिट होने के बाद चले गए हैं, को पावर होती है कि वो किसी भी स्टेज पर जजमेंट आने से पहले किसी इन्वॉल्व पर्सन को माफ़ी, पार्डन दे सकता है अगर उसे लगता है कि उस पर्सन के स्टेटमेंट से सच्चाई सामने आ सकती है। मतलब कोर्ट खुद भी डिसाइड कर सकती है कि किसी एक्यूज्ड को पार्डन देकर उसे विटनेस बनाया जाए ताकि केस में असली सच सामने आए। Let's read this section for better understanding. Section 344, power to direct tender of pardon. At any time after commitment of case, but before judgment is passed, the court to which the commitment is made may, to a view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to, any such offence, tender a pardon on the same condition to such person. मतलब सेक्शन 344 सेक्शन 343 के कंटिन्यूएशन है, लेकिन यहाँ पावर ट्रायल कोर्ट के पास होती है, ना कि मजिस्ट्रेट के पास। जब केस कमिट हो चुका होता है, यानी मजिस्ट्रेट ने केस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया होता है, तब भी ट्रायल कोर्ट किसी पर्सन को पार्डन ऑफर कर सकती है। ये तब होता है जब कोर्ट को लगता है कि उस पर्सन के पास ऑफेंस के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन है और उसके स्टेटमेंट से ट्रूथ एस्टेब्लिश हो सकता है। पार्डन तभी दिया जाता है जब वो पर्सन पूरी सच्चाई डिस्क्लोज करने को रेडी हो। कोर्ट एक इन्वॉल्व्ड व्यक्ति को माफी देकर उसे विटनेस बना सकती है ताकि बड़े क्रिमिनल्स या मेन ऑफेंडर्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल सके।
इन शॉर्ट सेक्शन 344 का मेन एम ये है कि कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए ताकि अगर किसी भी स्टेज पर लगे कि किसी पर्सन के कोऑपरेशन से सच सामने आ सकता है तो कोर्ट पार्डन देकर उसे विटनेस बना सकती है। इससे जस्टिस सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव, फेयर और ट्रूथ ओरिएंटेड बनता है। अब बात करते हैं सेक्शन 345 की, ट्रायल ऑफ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ पार्डन। सेक्शन 345 बात करता है कि जहां किसी पर्सन ने पार्डन एक्सेप्ट किया था सेक्शन 343 या सेक्शन 344 के अंडर, लेकिन बाद में उसने पार्डन की कंडीशंस को फॉलो नहीं किया, जैसे पूरी सच्चाई नहीं बताई या झूठा बयान दे दिया। ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को सर्टिफाई करता है कि उस व्यक्ति ने पार्डन की कंडीशंस तोड़ दी हैं। तब उस व्यक्ति पर दोबारा ट्रायल हो सकता है उस ऑफेंस के लिए जिसमें माफ़ी मिली थी, या उससे रिलेटेड किसी और ऑफेंस के लिए उस पर फॉल्स एविडेंस देने का केस भी चलाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ हाई कोर्ट के सैंक्शन से ही पॉसिबल है। उस व्यक्ति को पहले दिए गए स्टेटमेंट्स जो उसने पार्डन एक्सेप्ट करते वक्त दिए थे उसके खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा ट्रायल के दौरान उस व्यक्ति को ये मौका मिलता है कि वो कहे मैंने पार्डन की कंडीशंस पूरी की हैं। अगर वो ऐसा कहता है तो प्रोसिक्यूशन पर ये प्रूव करने का बर्डन होता है कि उसने कंडीशंस तोड़ दी हैं। अगर कोर्ट को लगता है कि उसने वाकई कंडीशंस पूरी की हैं तो उसे एक्विट कर दिया जाता है, यानी वो फ्री हो जाता है। Let's read the section for better understanding. Section 345, trial of person not complying with conditions of pardon. Subsection 1, where in regard to a person who has accepted a tender of pardon made under section 343 or section 344, the public prosecutor certifies that in his opinion such person has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence not complied with the conditions on which the tender was made. Such person may be tried for the offence in respect of which the person was so tendered, or for any other offence of which he appears to have been guilty in connection with the same matter, and also for the offence of giving false evidence, provided that such person shall not be tried jointly with any of other accused, and provided further that such person shall not be tried for the offence of giving false evidence except with the sanction of the High Court. And nothing contained in section 215 or section 379 shall apply to the offence. सेक्शन 345 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 343 या 344 के अंडर पार्डन एक्सेप्ट किया था लेकिन उसने पार्डन की कंडीशंस फॉलो नहीं की, जैसे इंपॉर्टेंट बातें छुपा लेना या झूठा एविडेंस देना, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को सर्टिफाई कर सकता है कि उस पर्सन ने पार्डन की कंडीशंस को तोड़ दिया है। इस सिचुएशन में उस पर्सन पर दोबारा ट्रायल हो सकता है उस ऑफेंस के लिए जिसमें उसको माफ़ी मिली थी, या फिर किसी और रिलेटेड ऑफेंस के लिए जिसमें वो गिल्टी लगता है, और फॉल्स एविडेंस देने के ऑफेंस के लिए भी उस पर केस हो सकता है। लेकिन इसके दो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं। नंबर 1, उसका ट्रायल बाकी एक्यूज्ड के साथ जॉइंटली नहीं होगा, अलग ट्रायल होगा। फॉल्स एविडेंस के ऑफेंस के लिए ट्रायल हाई कोर्ट के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता। सिंपल शब्दों में अगर पार्डन लेने वाला झूठ बोले तो उसके खिलाफ अलग से केस चलेगा, लेकिन हाई कोर्ट की परमिशन जरूरी है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, एनी स्टेटमेंट मेड बाय सच पर्सन एक्सेप्टिंग द टेंडर ऑफ पार्डन and recorded by a magistrate under section 183 or by a court under subsection 4 of section 343 may be given in evidence against him at such trial. सबसेक्शन 2 कहता है कि जो स्टेटमेंट उस व्यक्ति ने पार्डन एक्सेप्ट करते वक्त दिया था, चाहे मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में, वो उसके खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है उसके नए ट्रायल में। मतलब उसके अपने ही पुराने स्टेटमेंट्स उसके खिलाफ प्रूफ बन सकते हैं। After that, subsection 3, at such trial the accused shall be entitled to plead that he has complied with the conditions upon which such tender was made, in which case it shall be for prosecution to prove that the condition has not been complied with. सबसेक्शन 3 कहता है कि ट्रायल के दौरान एक्यूज्ड जिसे पहले पार्डन मिला था, ये कह सकता है कि मैंने पार्डन की कंडीशंस पूरी की हैं। अगर वो ऐसा क्लेम करता है तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है कि उसने एक्चुअली कंडीशंस तोड़ दी हैं। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है, एक्यूज्ड पर नहीं। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल A, if it is a court of session before the charge is read out and explained to the accused,
B. If it is the court of a magistrate before the evidence of the witness for the prosecution is taken, ask the accused whether he pleads that he has complied with the conditions on which the tender of pardon was made. सबसेक्शन 4 कहता है कि कोर्ट को ट्रायल के शुरुआत में ये पूछना होता है कि एक्यूज्ड का क्या प्ली है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो ये क्वेश्चन चार्ज पढ़ने से पहले पूछा जाएगा, और अगर मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो ये क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन के विटनेस के एविडेंस लेने से पहले पूछा जाएगा। मतलब कोर्ट पहले ही कंफर्म कर लेती है कि एक्यूज्ड क्लेम कर रहा है कि उसने कंडीशंस फॉलो की हैं या नहीं। After that, subsection 5, if the accused does so plead, the court shall record the plea and proceed with the trial, and it shall, before passing judgment in the case, find whether or not the accused has complied with the conditions of the pardon, and if it is find that he has so complied, it shall, notwithstanding anything contained in this संहिता, pass judgment of acquittal. सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर एक्यूज्ड कहता है कि उसके कंडीशंस पूरी की हैं तो कोर्ट उसका प्ली रिकॉर्ड करेगी। ट्रायल पूरा होने के बाद जजमेंट से पहले कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसने वाकई कंडीशंस को फॉलो किया है या नहीं, और अगर कोर्ट को लगता है कि उसने कंडीशंस पूरी की हैं तो उसे एक्विट कर दिया जाएगा, यानी वो फ्री हो जाता है। मतलब अगर उसने सच बोला है और अपनी बात निभाई है तो उसे माफ़ी का फ़ायदा मिलता है, पनिशमेंट नहीं होती। इन शॉर्ट, सेक्शन 345 एक प्रोटेक्टिव और बैलेंस्ड प्रोविजन है। ये इंश्योर करता है कि पार्डन का मिसयूज ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से सच बोलता है तो उसका पार्डन सेफ रहता है। अगर वो झूठ बोलता है तो उस पर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। ये सेक्शन लीगल सिस्टम में ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखता है। अब बात करते हैं सेक्शन 346 की, पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 346 कोर्ट को ये पावर देता है कि वो इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन या एडजर्न का डिसीजन ले सकता है, सिर्फ वैलिड और रिकॉर्डेड रीजंस के बेसिस पर। नॉर्मली ट्रायल या इंक्वायरी डे टू डे बेसिस पर चलनी चाहिए जब तक सब विटनेसेस जो कोर्ट में आए हैं उनके स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो जाएं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि किसी जेन्युइन रीजन से एडजर्नमेंट देना जरूरी है तो वो कर सकती है, लेकिन अपने रीजंस लिख कर। इसके अलावा अगर केस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 से 71 से रिलेटेड है, सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो ट्रायल 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना मैंडेटरी है, चार्जशीट फाइल होने के दिन से। इसके अलावा कोर्ट एक्यूज्ड को रिमांड का ऑर्डर भी दे सकती है, पर एक बार में 15 दिन से ज़्यादा नहीं। और एडजर्नमेंट तभी दी जाएगी जब रीजंस जेन्युइन और कंट्रोल के बाहर हों, और मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट ही दी जा सकती हैं। सिर्फ लॉयर के दूसरे केस में बिजी होने का रीजन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अगर विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है और पार्टी या उसका लॉयर एब्सेंट है तो कोर्ट विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के भी। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर रिमांड से और एविडेंस मिलने की संभावना हो तो वो रीजनेबल कॉज माना जाएगा। कोर्ट चाहे तो एडजर्नमेंट के साथ कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड पर। Let's read the section for better understanding. Section 346, power to postpone or adjourn proceedings. Subsection 1. In every inquiry or trial, the proceeding shall be continued from day-to-day basis until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following date to be necessary for reasons to be recorded, provided that when the inquiry or trial leads to an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 70 or 71 of भारतीय न्याय संहिता 2023, the inquiry or trial shall be completed within a period of 2 months from the date of filing of the charge sheet. सेक्शन 346 सबसेक्शन 1 बात करता है कि हर इंक्वायरी या ट्रायल में कोर्ट को ये कोशिश करनी चाहिए कि केस डे टू डे बेसिस पर चले जब तक सब विटनेसेस जो कोर्ट में प्रेजेंट हैं उनका एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो जाता। इसके अलावा अगर कोर्ट को लगता है कि नेक्स्ट डे के बाद एडजर्न करना जरूरी है तो वो कर सकती है, लेकिन रीजंस लिखकर रिकॉर्ड में देना होगा। मतलब ट्रायल को अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए, एडजर्नमेंट सिर्फ वैलिड रीजंस पर ही मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोविजो की। अगर केस भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 से 71 सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है, चार्जशीट फाइल होने के 2 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना जरूरी है ताकि सेंसिटिव केसेस में जस्टिस एंश्योर हो सके। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल फाइंड्स इट नेसेसरी
or advisable to postpone the commencement of or adjourn any inquiry or trial. It may from the time to time for reasons to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable, and may be a warrant remand the accused if in custody, provided that no court shall remand an accused person to custody under this section for a term exceeding 15 days at a time. Provided further that when witnesses are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted without examining them, except for special reasons to be recorded in writing. Provided also that no adjournment shall be granted for the purpose of only of enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him. सेक्शन 346 सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोर्ट जब ऑफेंस का कोग्निजेंस ले लेती है या ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, तब भी अगर लगता है कि ट्रायल या इंक्वायरी को टेम्परेरी रोकना या पोस्टपोन करना जरूरी है, तो कोर्ट ये कर सकती है। कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि कब और कितने दिन के लिए एडजर्नमेंट दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट टर्म्स या कंडीशंस भी लगा सकती है, जैसे एडजर्नमेंट के बदले कॉस्ट पे करना, और एक्यूज्ड कस्टडी में है तो कोर्ट उसे रिमांड जेल में भेज सकती है, लेकिन एक बार में 15 दिन से ज़्यादा नहीं। मतलब अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है और कोर्ट ट्रायल को पोस्टपोन कर रही है तो उसे जेल में मैक्सिमम 15 दिन के लिए ही रखा जा सकता है, और अगर और टाइम चाहिए तो कोर्ट को दोबारा रिमांड ऑर्डर देना पड़ेगा, रीजंस रिकॉर्ड करने होंगे। इसके अलावा प्रोविजो बात करता है कि अगर विटनेसेस कोर्ट में प्रेजेंट हैं तो उनको एग्जामिन किए बिना एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट जब कोर्ट के पास स्पेशल रीजंस हों जो लिख कर रिकॉर्ड किए गए हों। इसका मतलब ये है कि विटनेस का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और ट्रायल को अननेसेसरली डिले नहीं करना है। अगला प्रोविजो बात करता है एडजर्नमेंट सिर्फ इसलिए नहीं दी जाएगी कि एक्यूज्ड को अपनी प्रपोज्ड पनिशमेंट के खिलाफ शो कोज करने का मौका मिले। इसका मतलब ये है कि ट्रायल को सिर्फ फॉर्मेलिटीज के लिए डिले नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजो की। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट A. No adjournment shall be granted at the request of a party, except where the circumstances are beyond the control of that party. B. Where the circumstances are beyond the control of a party, not more than 2 adjournments may be granted by the court after hearing the objection of that other party and for the reasons to be recorded in writing. C. The fact that the advocate of a party is engaged in another court shall not be a ground for adjournment. D. Where a witness is present in court but a party or his advocate is not present, or the party or his advocate through present in court is not ready to examine or cross-examine the witness, the court may, if thinks fit, record the statements of the witness and pass such orders as it thinks fit, dispensing with the examination in chief or cross-examination of the witness as the case may be. नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है एडजर्नमेंट सिर्फ तभी दी जाएगी जब रीजेंस पार्टी के कंट्रोल के बाहर हों, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या अनअवॉइडेबल सिचुएशंस। मतलब अगर पार्टी खुद रिस्पॉन्सिबल है तो एडजर्नमेंट वैलिड रीजन नहीं माना जाएगा। आफ्टर दैट बी, अगर रीजंस कंट्रोल के बाहर हों तो कोर्ट मैक्सिमम 2 एडजर्नमेंट ही दे सकती है और अपोजिट पार्टी के ऑब्जेक्शन सुनने के बाद और रीजंस लिखने के बाद ही अप्रूव करेगी। मतलब ट्रायल में अनलिमिटेड डिलेज अलाउड नहीं है। सी, अगर एडवोकेट किसी और कोर्ट में बिजी है तो ये एडजर्नमेंट का वैलिड रीजन नहीं है। मतलब लॉयर की पर्सनल शेड्यूलिंग ट्रायल को डिले नहीं कर सकती। डी, अगर विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट है लेकिन पार्टी या उसका एडवोकेट प्रेजेंट नहीं है या रेडी नहीं है तो कोर्ट विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है और चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन स्किप भी कर सकती है। इसका मतलब है कि ट्रायल में विटनेस का टाइम वेस्ट ना हो और कोर्ट प्रोसेस एफिशिएंट रहे। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन 1. If sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that the accused may have committed an offence, and it appears likely that further evidence may be obtained by a remand, and that is a reasonable cause for a remand. Explanation 1 कहता है कि अगर कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने एविडेंसेस हैं कि accused ने ऑफेंस किया हो सकता है और लगता है कि और एविडेंस रिमांड से मिल सकते हैं, तो ये रीजनेबल कॉज माना जाता है रिमांड देने के लिए। मतलब कोर्ट एक्यूज्ड को और एविडेंस कलेक्ट करने के लिए टेम्परेरी कस्टडी में रख सकती है अगर ये जस्टिफाइड लगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन 2, द टर्म्स ऑन विच एन एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट मे बी ग्रांटेड इंक्लूड इन अप्रोप्रिएट केसेस द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज्ड।
एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि कोर्ट ये डिसाइड कर सकती है कि एडजर्नमेंट या पोस्टपोनमेंट के साथ कुछ टर्म्स लगाए जाएं, जैसे कि पार्टी, प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड को कॉस्ट पे करना पड़े। मतलब अगर केस डिले हो रहा है तो कोर्ट उसके लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगा सकती है ताकि एडजर्नमेंट मिसयूज ना हो। इन शॉर्ट सेक्शन 346 कोर्ट को पावर देता है कि वो ट्रायल या इंक्वायरी को कंट्रोल में रखे और जरूरत पड़ने पर एडजर्न या पोस्टपोन कर सके, लेकिन वैलिड रीजंस रिकॉर्ड करके। इससे इंश्योर होता है कि ट्रायल अननेसेसरी डिले ना हो, विटनेसेस का टाइम वेस्ट ना हो और जस्टिस फास्ट और फेयर तरीके से डिलीवर हो। कोर्ट एक्यूज्ड को रिमांड कर सकती है पर एक बार में 15 दिन से ज़्यादा नहीं, और एडजर्नमेंट के साथ टर्म्स और कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है। ये सेक्शन डिसिप्लिन, एफिशिएंसी, फेयरनेस और टाइमली जस्टिस मेंटेन करता है क्रिमिनल ट्रायल्स में। आफ्टर दैट सेक्शन 347 लोकल इंस्पेक्शन। सेक्शन 347 कोर्ट को पावर देता है कि वो ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान क्राइम सीन या किसी रेलेवेंट जगह का इंस्पेक्शन कर सके ताकि एविडेंस को बेटर समझा जा सके और केस की सच्चाई सामने आए। कोर्ट इंस्पेक्शन के बाद मेमोरेंडम प्रिपेयर करता है जो केस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है और पार्टीज को फ्री कॉपी मिल सकती है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 347 लोकल इंस्पेक्शन। Subsection 1. Any judge or magistrate may, at any stage of the inquiry, trial or other proceeding, after due notice to the parties, visit and inspect any piece in which an offence is alleged to have been committed, or any other place which it is in his opinion necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence given at such inquiry or trial, and shall without unnecessary delay record a memorandum of any relevant facts observed at such inspection. सबसेक्शन 1 कहता है कि जज या मजिस्ट्रेट किसी भी स्टेज पर इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग के दौरान किसी जगह का विजिट इंस्पेक्शन कर सकते हैं जहां ऑफेंस हुआ हो या कोई और जगह जो एविडेंस समझने के लिए इम्पोर्टेंट हो। कोर्ट को पार्टीज को नोटिस देना होता है। इंस्पेक्शन के बाद कोर्ट बिना अननेसेसरी डिले के मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा जिसमें जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स ऑब्जर्व किए गए हैं वो लिखे होंगे। मतलब कोर्ट खुद जाकर साइट देख सकती है ताकि एविडेंस और फैक्ट्स को एक्यूरेटली समझा जा सके। दैट सबसेक्शन 2 सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड इफ द प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट or accused or any other party to the case so desires, a copy of the memorandum shall be furnished to him free of cost। मतलब ये मेमोरेंडम केस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है और अगर प्रोसिक्यूटर, कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड या कोई भी पार्टी चाहे तो कोर्ट मेमोरेंडम की फ्री कॉपी उन्हें प्रोवाइड करेगी। मतलब पार्टीज को भी इंस्पेक्शन के ऑब्जर्वेशन की ट्रांसपेरेंसी मिलेगी और वो अपने केस के लिए यूज कर सकते हैं। शोर सेक्शन 347 का मेन पर्पस है कि ट्रायल या इंक्वायरी में सच्चाई और क्लैरिटी मेंटेन हो और कोर्ट खुद साइट देखकर एविडेंस को एक्यूरेटली समझ सके। मेमोरेंडम के थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं और पार्टीज के लिए एक्सेसिबल होते हैं जो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। अब बात करते हैं सेक्शन 348 की, पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। सेक्शन 348 कोर्ट को पावर देता है कि वो ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान किसी भी पर्सन को विटनेस के रूप में सम्मन या एग्जामिन कर सकता है, चाहे वो पहले सम्मन ना हुआ हो या ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका हो। कोर्ट का मेन फोकस होता है कि केस को फेयर और जस्ट डिसीजन के लिए एसेंशियल एविडेंस मिल सके। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 348 पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। एनी कोर्ट में at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita, summon any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall, re-examine any person already examined. And the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case. सेक्शन 348 बात करता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पर इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स में किसी भी पर्सन को सम्मन कर सकती है विटनेस के लिए। कोर्ट में प्रेजेंट किसी पर्सन को एग्जामिन कर सकती है चाहे वो सम्मन ना हुआ हो। ऑलरेडी एग्जामिन किए गए विटनेसेस को रिकॉल और री एग्जामिन कर सकती है। ये पावर सिर्फ तब यूज होती हैं जब कोर्ट को लगे कि उस पर्सन का एविडेंस केस के फेयर डिसीजन के लिए जरूरी है। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी पर्सन से सच्चाई समझे ताकि जस्टिस हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 348 का पर्पस है कि ट्रायल या इंक्वायरी में एसेंशियल एविडेंस मिस ना हो,
कोर्ट को अथॉरिटी मिलती है कि वो मटेरियल विटनेस को समन, एग्जामिन या री एग्जामिन करे ताकि जस्टिस फेयर और कंप्लीट हो और केस का डिसीजन सही फैक्ट्स पर बेस्ड हो। After that, Section 349, Power of Magistrate to order person to give specimen, signatures और handwriting etc. सेक्शन 349 मजिस्ट्रेट को ये पावर देता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान जरूरत हो तो वो किसी पर्सन को स्पेसिमेन, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन या वॉइस सैंपल देने का ऑर्डर दे सकता है। इसका पर्पस है इन्वेस्टिगेशन में एक्यूरेसी लाना और आइडेंटिटी कंफर्म करना ताकि सच्चाई सामने आए। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 349, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग एक्सेट्रा। If a magistrate of the first class is satisfied that for the purpose of an investigation or proceeding under this Sanhita, it is expedient to direct any person, including an accused person, to give specimen, signature or finger impression or handwriting or voice sample, he may make an order to that effect, and in that case, the person to whom the order relates shall be produced or shall attend at the time and place specified in such order, and shall give his specimen, signature or finger impression or handwriting or voice samples. सेक्शन 349 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी केस के इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग में जरूरी है तो वो किसी भी पर्सन, चाहे वो एक्यूज्ड हो या कोई और, को ऑर्डर दे सकता है कि वो अपने सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन या वॉइस सैंपल दे। ऑर्डर में टाइम और प्लेस मेंशन किया जाएगा जहां पर्सन को अपीयर होना पड़ेगा। That proviso, provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested to connection with such investigation or proceeding. Proviso 1 कहता है ऐसा ऑर्डर तभी दिया जा सकता है जब वो पर्सन कभी ना कभी उस इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट हुआ हो। After that, Proviso 2, provided further that the magistrate may, for the reasons to be recorded in writing, order any person to give such specimen or sample without him being arrested. प्रोविजो 2 बात करता है अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्सन को अरेस्ट करना जरूरी नहीं है तो वो रीजंस लिखकर बिना अरेस्ट के भी स्पेसिमेन या सैंपल देने का ऑर्डर दे सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट, ही मे बी अरेस्टेड और समन्ड एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस मे रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ अफोरसेड। सबसेक्शन 2 कहता है अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट उसे समन या अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती है ताकि वो सैंपल दे सके। After that, subsection 3, any person attending the court, although not under arrest or upon the summons, may be detained by such court for the purpose of the inquiry into or trial of the offence which he appears to have committed. Subsection 3 कहता है अगर कोई पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट है, चाहे वो अंडर अरेस्ट ना हो, कोर्ट उसे डिटेन कर सकती है जब तक उससे इंक्वायरी या ट्रायल के पर्पज से सैंपल लेना जरूरी हो। After that, subsection 4, where the court proceeds against any person under subsection 1, then the proceedings in respect of such person shall be commenced afresh and the witness reheard. B. Subject to the provisions of clause A, the case may be proceed as if such person had been an accused person when the court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced. Subsection 4 कहता है कि जब कोर्ट किसी पर्सन के अगेंस्ट ऐसे प्रोसीड करती है तो ए. उसके केस के प्रोसीडिंग दोबारा से शुरू किए जाते हैं, फ्रेश ट्रायल। बी. और केस ऐसे कंटिन्यू होता है जैसे वो पर्सन शुरू से ही एक्यूज था जब कोर्ट ने कोग्निजेंस लिया था। इन शॉर्ट, सेक्शन 349 का मेन उद्देश्य है कि साइंटिफिक एविडेंस और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को स्ट्रेटन किया जाए। इस सेक्शन के थ्रू मजिस्ट्रेट इंश्योर करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में ट्रूथ और एक्यूरेसी आए और कोई भी पर्सन अपने स्पेसिमेन, हैंडराइटिंग या वॉइस सैंपल देने से बिना रीजन रिफ्यूज ना करे। ये प्रोविजन फेयर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस को प्रमोट करता है जबकि इंडिविजुअल राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है थ्रू जुडिशियल ओवरसाइट। आफ्टर दैट, सेक्शन 350, एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस। सेक्शन 350 बात करता है कि कोर्ट अपने डिस्क्रिशन से अगर जरूरी समझे तो कंप्लेनेंट जो केस फाइल करता है या विटनेस के रीजनेबल एक्सपेंसेस जैसे ट्रैवल कॉस्ट, स्टे कॉस्ट या अदर नेसेसरी खर्चे गवर्नमेंट के खर्चे पर पे करने का ऑर्डर दे सकता है। Let's read this section for better understanding. Section 350, expenses of complainants and witnesses. Subject to any rules made by the state government, any criminal court may, if it thinks fit, order payment on the part of the government of the reasonable expenses of any complainant or witness attending for the purpose of any inquiry,
trial or other proceedings before such court under this संहिता। सेक्शन 350 बात करता है कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस के एक्सपेंसेस कवर करने का ऑर्डर दे सकता है और ये एक्सपेंसेस स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जो लोग कोर्ट में एविडेंस देने के लिए आते हैं उन्हें फाइनेंशियल बर्डन ना उठाना पड़े। इससे इंश्योर होता है कि विटनेसेस कोर्ट में आने से ना कतराएं और जस्टिस प्रोसेस स्मूथ रहे। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट चाहे तो गवर्नमेंट को कह सकती है कि वो कंप्लेनेंट और विटनेस के जरूरी खर्चे बियर करे ताकि उन्हें कोर्ट में प्रेजेंट होने में दिक्कत ना हो। इन शॉर्ट, सेक्शन 350 का पर्पस है कि जस्टिस प्रोसेस को एक्सेसिबल और फेयर बनाया जाए ताकि कंप्लेनेंट और विटनेसेस अपने खर्चे की चिंता के बिना कोर्ट के सामने सच बता सकें। ये प्रोविजंस पब्लिक पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन बढ़ाते हैं और जुडिशियल प्रोसेस को एफिशिएंट बनाते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 351, पावर टू एग्जामिन एक्यूज्ड। सेक्शन 351 कोर्ट को ये पावर देता है कि वो ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान एक्यूज्ड से सवाल करे ताकि एक्यूज्ड अपने ऊपर आए सब सर्कमस्टांसेस या एविडेंस को एक्सप्लेन कर सके। इसका मेन पर्पस है फेयर हियरिंग और नेचुरल जस्टिस एंश्योर करना, जिसमें एक्यूज्ड को अपना साइड क्लैरिफाई करने का मौका मिलता है। Let's read this section and understand it clause by clause. Section 351, power to examine accused. Subsection 1. In every inquiry or trial, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court A may at any stage, without previously warning the accused, put such question to him as the court considers necessary. B. Shall, after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on his defense, question him generally on the case, provided that in the summons case where the court has dispensed with the personal attendance of the accused, it may also dispense with the examination under clause B. सेक्शन 351 सब सेक्शन 1 बात करता है कोर्ट किसी भी स्टेज पर एक्यूज्ड से क्वेश्चन पूछ सकती है जो केस के लिए जरूरी हो, और कोर्ट प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के स्टेटमेंट के बाद और डिफेंस स्टार्ट होने से पहले एक्यूज्ड से पहले क्वेश्चनिंग करती है ताकि वो अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे सके। और प्रोविजो बात करता है अगर सम्मन केस में कोर्ट ने एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस एग्जेम्प्ट की है तो उसका एग्जामिनेशन भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, कोर्ट एक्यूज्ड से सवाल पूछ सकती है ताकि वो अपनी बात क्लियर कर सके और फेयरनेस मेंटेन रहे। After that, subsection 2. No oath shall be administered to the accused when he is examined under subsection 1. मतलब जब कोर्ट एक्यूज्ड को एग्जामिन करती है तो उस पर ओथ नहीं ली जाती। After that, subsection 3. The accused shall not render himself liable to be punished by refusing to answer such questions or by giving false answers to them. Subsection 3 कहता है अगर एक्यूज्ड क्वेश्चन का जवाब नहीं देता या गलत जवाब देता है तो उस पर पनिशमेंट नहीं लगाई जा सकती। After that, subsection 4. The answers given by the accused may be given into consideration in such inquiry or trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into or trial for any other offence which such answers may tend to show he has committed. सेक्शन 4 कहता है एक्यूज्ड के दिए गए आंसर्स उस ट्रायल में कंसिडर किए जा सकते हैं और अगर उन आंसर से कोई दूसरा ऑफेंस रिवील होता है तो वो आंसर दूसरे केस में एविडेंस के रूप में यूज किए जा सकते हैं। After that, subsection 5. The court may take help of prosecutor and defense counsel in preparing relevant questions which are to be put to the accused, and the court may permit filing to written statement by the accused as different compliances of this section. सबसेक्शन 5 कहता है कि कोर्ट प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल से हेल्प ले सकती है ताकि एक्यूज्ड से रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा सकें। कोर्ट एक्यूज्ड को ये भी अलो कर सकती है कि वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करे जो इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट को सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। इन शॉर्ट, एक्यूज्ड ओरली या रिटन फॉर्म में अपना एक्सप्लेनेशन दे सकता है। ओवरऑल सेक्शन 351 का मेन उद्देश्य है कि फेयर और न्यूट्रल जस्टिस को अपहोल्ड करना। कोर्ट एक्यूज्ड को मौका देती है कि वो अपने ऊपर लगाए गए सब एलिगेशंस का जवाब दे सके। इससे इंश्योर ये होता है कि जजमेंट बैलेंस और ट्रांसपेरेंट रहती है और एक्यूज्ड के राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, जस्टिस भी सर्व होता है। इसके अलावा ये सेक्शन ओडी ऑल्ट्रम पार्टम प्रिंसिपल मतलब दूसरी पार्टी को भी सुनो को स्ट्रेंथन करता है,
जो फेयर ट्रायल के लिए एक बेसिक फाउंडेशन है। आफ्टर दैट सेक्शन 352 ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सेक्शन 352 बताता है कि जब ट्रायल में एविडेंस कंप्लीट हो जाते हैं तो दोनों पार्टीज, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, को अपनी बात कोर्ट के सामने ओरल आर्ग्यूमेंट्स के रूप में रखने का मौका मिलता है। अगर चाहें तो अपने आर्ग्यूमेंट्स का रिटन समरी भी दे सकते हैं। इसका एम है प्रोसीडिंग्स सिस्टमेटिक, फेयर और कंसाइज रहें। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 352 ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सबसेक्शन 1 एनी पार्टी टू अ प्रोसीडिंग may as soon as may be after the close of his evidence address concise oral arguments and may before the concludes the oral arguments, if any, submit a memorandum to the court setting forth concise and other distinct headings the arguments in support of his case, and every such memorandum shall form part of the record. सेक्शन 352 सबसेक्शन 1 बात करता है कि जब किसी पार्टी का एविडेंस खत्म हो जाता है तो वो ओरल आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रख सकती है। ओरल आर्ग्यूमेंट्स के बाद पार्टी एक मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट रिटन फॉर्म में अपने पॉइंट्स भी सबमिट कर सकती है। ये मेमोरेंडम कंसाइज, शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए और अलग अलग हेडिंग्स में लिखा होना चाहिए। ये मेमोरेंडम केस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, पार्टी अपनी बात कोर्ट में बोलकर भी रख सकती है और लिखकर भी दे सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 A copy of every such memorandum shall be simultaneously furnished to the opposite party. सबसेक्शन 2 कहता है कि जो मेमोरेंडम एक पार्टी देती है उसकी कॉपी दूसरी पार्टी को भी देनी होती है। After that, subsection 3 No adjournment of the proceeding shall be granted for the purpose of filing the written arguments unless the court, for reasons to be recorded in writing, considers it necessary to grant such adjournment. सबसेक्शन 3 बात करता है कोर्ट सिर्फ स्पेशल रीजंस होने पर ही एडजमेंट देगी। अगर कोई पार्टी लिखित आर्ग्यूमेंट्स फाइल करने के लिए टाइम मांगे, कोर्ट को अपने रीजंस लिखित रूप में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे और वो एडजमेंट देती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4 द कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द ओरल आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट कंसाइज और रेलेवेंट रेगुलेट सच आर्ग्यूमेंट्स। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोर्ट को लगे कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स बहुत लंबी या इररेलेवेंट हो रही हैं तो कोर्ट उन्हें रेगुलेट कर सकती है। मतलब कोर्ट इंश्योर करेगी कि आर्ग्यूमेंट शॉर्ट, क्लियर और केस से रिलेटेड हो। ओवरऑल सेक्शन 352 का मेन पर्पस है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ चलें। यह इंश्योर करता है कि हर पार्टी अपनी बात बोल और लिख कर दोनों तरह से रख सके, लेकिन बिना अननेसेसरी डीले के। इससे ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और फेयरनेस मेंटेन होती है और जज को केस समझने में आसानी होती है। ये सेक्शन आर्ग्यूमेंट्स को सिस्टमैटिक, ब्रीफ और रेलेवेंट बनाकर जुडिशियल प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। आफ्टर दैट सेक्शन 353 एक्यूज्ड पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट विटनेस। सेक्शन 353 बात करता है कि जो व्यक्ति किसी जुर्म में आरोपी, एक्यूज्ड है, वो भी अपने बचाव में गवाह बन सकता है अगर वो चाहे, लेकिन उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर वो गवाही नहीं देता तो उसके खिलाफ कोई बुरा अंदाजा, नेगेटिव प्रिजम्पशन नहीं लगाया जा सकता। Let's read the section for better understanding. Section 353 accused person to be competent witness. Subsection 1 any person accused of an offence before a criminal court shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial, provided that he shall not be called as a witness except on his own request in writing. B. His failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial. सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्रिमिनल केस में आरोपी है तो वो अपनी डिफेंस में गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है और वो ओथ, कसम लेकर अपने खिलाफ लगाए गए चार्जेस को इनकार कर सकता है और वो अपने साथ ट्रायल में शामिल किसी दूसरे आरोपी के खिलाफ भी गवाही दे सकता है। इसके अलावा प्रोविजो 1 बात करता है कोर्ट उसे तब तक विटनेस नहीं बुला सकती जब तक वो खुद लिखित रूप में रिक्वेस्ट ना करे। मतलब एक्यूज्ड अपनी मर्जी से ही गवाही दे सकता है, जबरदस्ती नहीं। दूसरा प्रोविजो बात करता है अगर एक्यूज्ड गवाही नहीं देता तो ना कोर्ट और ना ही पार्टीज उसके इस फैसले पर कमेंट कर सकती हैं।
इससे कोई गलत प्रिजम्पशन, नेगेटिव एजम्पशन भी नहीं निकाली जा सकती, मतलब चुप रहना उसके खिलाफ सबूत नहीं माना जाएगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, any person against whom proceeding are instituted in any criminal court under section 101 or section 126 or section 127 or section 128 or section 129 or under chapter 10 or under part B, part C or part D of chapter 11 may offer himself as a witness in such proceeding. सेक्शन 353 सबसेक्शन 2 कहता है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस में, जैसे कि 101, 126 टू 129, चैप्टर 10 पार्ट बी टू डी ऑफ चैप्टर 11, जिनके अंदर कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे मेंटेनेंस, पब्लिक न्यूसेंस एक्सेट्रा, उसमें भी व्यक्ति खुद गवाही देना चाहे तो दे सकता है। After that, proviso, provided that proceeding under section 127, 128, 129, the failure of such person to give evidence shall not be made in subject of any comment by any of the parties of the court or give rise to any presumption against him or any other person proceeding against together with him at the same inquiry. प्रोविजो बात करता है अगर वो सेक्शन 127, 128 या 129 के केस में गवाही नहीं देता तो भी उसके खिलाफ कमेंट या नेगेटिव प्रिजम्पशन नहीं बनाई जा सकती। इन शॉर्ट, सेक्शन 353 एक्यूज्ड को ये अधिकार देता है कि वो अपने बचाव में गवाही दे सकता है, लेकिन ये उसकी मर्जी पर निर्भर है। अगर वो गवाही नहीं देता तो उसके खिलाफ कोई गलत अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये प्रोविजंस फेयर ट्रायल और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये सेक्शन इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड को बोलने का हक भी हो और चुप रहने पर उसे कोई नुकसान भी ना हो, दोनों तरफ से न्याय बना रहे। आफ्टर दैट सेक्शन 354, नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर। इस सेक्शन का मतलब है कि किसी भी एक्यूज्ड व्यक्ति पर दबाव, धमकी या लालच देकर उसे अपने पास की जानकारी बताने या छुपाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ सेक्शन 343 और 344 में जो स्पेशल सिचुएशंस बताई गई हैं वही एक्सेप्शन है। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 354, नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर except as provided in section 343 and 344, no influence by means of any promise or threat or otherwise shall be used to an accused person to induce him to disclose or withhold any matter within his knowledge। मतलब ये सेक्शन ये कहता है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस, मतलब प्रेशर, चाहे वो थ्रेट, प्रोमिस या इमोशनल मैनिपुलेशन हो, एक्यूज्ड पर नहीं डाला जा सकता जिससे वो कुछ एक्सेप्ट करे या छुपाए। मतलब पुलिस या कोर्ट एक्यूज्ड को अगर सच बोल दोगे तो छोड़ देंगे या अगर नहीं बताओगे तो बुरा हाल होगा जैसी बातें कहकर उससे कुछ कन्फेस कराने की कोशिश नहीं कर सकते। इसका मकसद है कि स्टेटमेंट या कन्फेशन नेचुरल और वॉलंटरी हो, बिना किसी प्रेशर के। एक्सेप्शन सिर्फ उन केसेस में हैं जो सेक्शन 343 और 344 में दिए गए हैं, जब किसी अकॉम्प्लिस को पार्डन दिया जाता है एविडेंस देने के लिए। इन शॉर्ट, सेक्शन 354 एक प्रोटेक्टिव प्रोविजन है जो एक्यूज्ड को फेयर ट्रायल और फंडामेंटल राइट को सिक्योर करता है। आफ्टर दैट सेक्शन 355, प्रोविजंस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। ये सेक्शन बात करता है कि कुछ सिचुएशंस में कोर्ट एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस, हाजिरी के बिना भी केस चला सकती है। अगर कोर्ट को लगता है कि जस्टिस के इंटरेस्ट में या एक्यूज्ड के बदतमीजी के कारण उसकी अटेंडेंस जरूरी नहीं है तो इंक्वायरी या ट्रायल उसके बिना भी कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 355, प्रोविजंस फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड in absence of accused in certain cases, subsection 1, at any stage of an inquiry or trial under this Sanhita, if the judge or magistrate is satisfied for reasons to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of justice, or that the accused persistently disturbs the proceeding in court, the judge or magistrate may, if the accused is represented by an advocate, dispense with the attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may at any subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance of such accused। सेक्शन 355 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर जज या मजिस्ट्रेट को लगता है कि ए एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है जस्टिस के इंटरेस्ट में, या बी एक्यूज्ड बार बार कोर्ट में डिस्टर्ब कर रहा है, मिसबिहेव या प्रोसीडिंग में रुकावट डाल रहा है, तो वो उसकी अटेंडेंस माफ कर सकती है, डिस्पेंस विद अटेंडेंस। लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक्यूज्ड के पास एक एडवोकेट
हो जो उसका केस हैंडल कर रहा है, और कोर्ट बाद में कभी भी जरूरत समझे तो एक्यूज्ड को दोबारा बुलाने का ऑर्डर दे सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर एक्यूज्ड बदतमीजी करता है या उसकी हाजिरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता तो कोर्ट उसके बिना भी केस चला सकती है, पर उसका वकील होना चाहिए। आफ्टर दैट, सबसेक्शन 2, if the accused in any such case is not represented by an advocate, or if the judge or magistrate considers his personal attendance necessary, he may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, either adjourn such inquiry or trial or order that the case of such accused be taken up or tried separately. Explanation: for the purpose of this section, personal attendance of the accused includes attendance through audio, video, electronic means. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर एक्यूज्ड के पास एडवोकेट नहीं है या जज को लगता है कि उसकी पर्सनल अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, तो कोर्ट दो ऑप्शंस में से कोई एक ले सकती है। नंबर 1, केस को एडजर्न, बाद में तारीख देना, या फिर उसका ट्रायल अलग से करना, सेपरेट ट्रायल। इन शॉर्ट, कोर्ट फेयरनेस के लिए इंश्योर करेगी कि एक्यूज्ड को अपनी बात रखने का मौका मिले। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। पर्सनल अटेंडेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकती है। अगर एक्यूज्ड वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट है तो उससे भी प्रेजेंट माना जाएगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 355 का पर्पस है न्याय प्रक्रिया को स्मूथ, फेयर बनाना, ताकि अगर एक्यूज्ड कोर्ट को डिस्टर्ब करे या फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो भी केस बिना रुकावट के चल सके। साथ ही ये सेक्शन इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड को डिफेंस राइट्स सेफ रहें। अगर जरूरत हो तो कोर्ट उसकी प्रेजेंस फिर से बुलवा सकती है। आफ्टर दैट, सेक्शन 356, इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंटिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सेक्शन 356 उन सिचुएशंस के लिए है जहां एक्यूज्ड भाग जाता है, एब्सकॉन्ड करता है और कोर्ट उसे पकड़ नहीं पाती। ऐसे पर्सन्स को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है। इस सेक्शन के तहत अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ट्रायल से बचने के लिए भाग गया हो तो उसकी पर्सनल प्रेजेंस का अधिकार, राइट टू बी प्रेजेंट, समझा जाता है कि उसने वेव कर दिया, छोड़ दिया है। इसलिए कोर्ट उसके बिना भी ट्रायल चला सकती है और जजमेंट सुना सकती है। लेकिन कोर्ट को कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि 2 बार वारंट इशू करना, कम से कम 30 दिन का गैप हो, उसका नाम न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना, उसके घर और पुलिस स्टेशन में नोटिस लगाना, उसके परिवार या दोस्त को ट्रायल के बारे में बताना। अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पास एडवोकेट नहीं है तो स्टेट उसके लिए एडवोकेट अपॉइंट करेगी। और अगर कोर्ट ने ट्रायल के दौरान विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं तो वो स्टेटमेंट उसके खिलाफ यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बाद में पकड़ा जाता है तो कोर्ट उसे उन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दे सकती है। और अगर ट्रायल वीडियो या मोबाइल रिकॉर्डिंग के जरिए होता है तो कोर्ट उसे रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करेगी। और अगर एक्यूज्ड बाद में आकर या अरेस्ट होने के बाद भी जजमेंट के वक्त हाजिर हो जाता है तो भी ट्रायल कंटिन्यू रह सकता है और जजमेंट दिया जा सकता है। वो अपील तभी कर सकता है जब वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट हो, और कन्विक्शन के खिलाफ 3 साल के बाद अपील नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये प्रोविजन सेक्शन 84 पे भी अप्लाई कर सकती है। Let's read the section for better understanding. Section 356, Inquiry, Trial or Judgment in Absentia of Proclaimed Offender. Subsection 1, Notwithstanding anything contained in this Sanhita or in any other law for the time being in force, when a person declared as a proclaimed offender, whether or not charged jointly, has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him, it shall be deemed to operate as a waiver of the right of such person to be present and tried in person. And the court shall, after recording reasons in writing in the interest of justice, proceed with the trial in the like manner and with like effect as if he was present under this Sanhita and pronounce the judgment, provided that the court shall not commence the trial unless a period of 90 days has lapsed from the date of framing of the charge. सेक्शन 356 सबसेक्शन 1 बात करता है अगर कोई पर्सन कोर्ट से बचने के लिए भाग गया है और उससे पकड़ने की तुरंत कोई संभावना नहीं है तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है। ऐसे केसेस में उसका पर्सनल ट्रायल में प्रेजेंट रहने का राइट समझा जाता है कि उसने खुद ही छोड़ दिया है, वेवर। फिर कोर्ट उसके बिना भी ट्रायल चाहे
तो चला सकती है और जजमेंट सुना सकती है, लेकिन कोर्ट को पहले लिखित में अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं और ट्रायल चार्ज फ्रेम होने के 90 दिन के बाद ही स्टार्ट किया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, the court shall ensure that the following procedure has been complied with the before proceeding under subsection 1, namely, number 1, issuance of 2 consecutive warrants of arrest within the interval of at least 30 days. Number 2, publish in a national or local daily newspaper circulating in the place of his last known address of residence, requiring the proclaimed offender to appear before the court for trial and informing him that in case he fails to appear within 30 days from the date of such a publication, the trial shall commence in his absence. Number 3, inform his relatives or friends, if any, about the commencement of the trial. And number 4, affix information about the commencement of the trial or conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily resides and display in the police station of the district of his last known address of residence. सेक्शन 356 सबसेक्शन 2 बात करता है कि कोर्ट को ट्रायल स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए जो कि जरूरी हैं। नंबर 1, 2 बार अरेस्ट वारंट इशू करना होगा। दोनों के बीच कम से कम 30 दिन का गैप होना चाहिए। दूसरा, न्यूज़पेपर में नोटिस पब्लिश करवाना होगा, नेशनल या लोकल, जिसमें लिखा होगा कि अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं आया तो ट्रायल उसके बिना ही चलेगा। नंबर 3, उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना होगा कि ट्रायल शुरू होने वाला है। नंबर 4, उसके घर पर और उसके एरिया के पुलिस स्टेशन में नोटिस लगाना होगा ट्रायल के बारे में लिखा हो जिसमें। ये सब स्टेप्स एंश्योर करते हैं कि एक्यूज्ड को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाए। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, where the proclaimed offender is not represented by any advocate, he shall be provided with an advocate for his defense at the expense of the state. सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के पास एडवोकेट नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए एडवोकेट अपॉइंट करेगी ताकि उसका डिफेंस प्रोटेक्ट हो। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, where the court competent to try the case or commit for trial has examined any witness for prosecution and recorded their deposition, such deposition shall be given in evidence against such proclaimed offender on the inquiry into or in trial for the offence which he is charged, provided that if the proclaimed offender is arrested and produced or appears before the court during such trial, the court may, in the interest of justice, allow him to examine any evidence which may have been taken in his absence. सेक्शन 356 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोर्ट ने ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं तो उन्हें उसके खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर वो एक्यूज्ड बाद में पकड़ा जाता है या खुद सरेंडर करता है तो कोर्ट उससे उन विटनेस को दोबारा एग्जामिन पूछताछ करने का मौका दे सकती है। ये प्रोविजन फेयरनेस मेंटेन करता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 5, वेयर अ ट्रायल इज रिलेटेड टू अ पर्सन, अंडर दिस सेक्शन the deposition and examination of the witness may, as far as practicable, be recorded by audio video electronic means, preferably mobile phone, and such recording shall be kept in such manner as the court may direct. सेक्शन 356 सबसेक्शन 5 बात करता है कि कोर्ट अगर चाहे तो विटनेस के स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए मोबाइल फोन या कैमरा से रिकॉर्ड कर सकती है। ये रिकॉर्डिंग सेफ रखी जाएगी कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6, इन प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर दिस संहिता, voluntary absence of accused after the trial has commenced under subsection 1 shall not prevent continuing the trial, including the pronouncement of the judgment, even if he is arrested and produced or appears at the conclusion of such trial. सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर ट्रायल स्टार्ट होने के बाद एक्यूज्ड जानबूझकर एब्सेंट हो जाता है तो भी कोर्ट ट्रायल कंटिन्यू कर सकती है और जजमेंट प्रोनाउंसमेंट तक जा सकती है, चाहे वो बाद में अरेस्ट हो या खुद आकर सरेंडर करे। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 7 की। नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द जजमेंट अंडर दिस सेक्शन अनलेस द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रेजेंट्स हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ अपील, प्रोवाइडेड दैट नो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन शैल लाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट। सबसेक्शन 7 बात करता है कि अगर जजमेंट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के खिलाफ दिया गया है तो वो अपील तभी कर सकता है जब वो खुद अपील कोर्ट में प्रेजेंट हो
और कन्विक्शन के खिलाफ 3 साल के अंदर ही अपील की जा सकती है, उसके बाद नहीं की जा सकती। आफ्टर दैट सबसेक्शन 8, द स्टेट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू एनी एब्सकॉन्डर मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 84। सबसेक्शन 8 बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के जरिए ये सेक्शन उन लोगों पर भी लागू कर सकती है जो सेक्शन 84 के तहत एब्सकॉन्डर घोषित किए गए हैं। इन शॉर्ट सेक्शन 356 एक बैलेंस्ड प्रोविजन है जो बताता है कि अगर कोई एक्यूज्ड भाग जाए और न्याय से बचे तो भी कोर्ट जस्टिस डिले नहीं करेगी, वो उसके बिना ट्रायल चला सकती है। साथ ही ये इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड के राइट्स और फेयर प्रोसीजर दोनों सेफ रहें। न्याय के लिए भागना भी एक तरह से साइलेंस माना जाता है। और सेक्शन 356 कहता है कि कोर्ट ट्रुथ तक पहुंचने से नहीं रुकेगी। आफ्टर दैट सेक्शन 357, प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 357 बात करता है कि अगर एक्यूज्ड मेंटल डिसऑर्डर या अनसाउंड माइंड के अलावा फिर भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को समझ नहीं पाता तो कोर्ट ट्रायल या इंक्वायरी कंटिन्यू कर सकती है। अगर लोअर कोर्ट हायर कोर्ट के अलावा कन्विक्शन देती है तो वो केस हाई कोर्ट में भेजा जाता है। साथ ही रिपोर्ट भी दी जाती है जिसमें एक्यूज्ड की सिचुएशन एक्सप्लेन होती है और हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि उस केस में क्या एक्शन लेना चाहिए। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 357, प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स। If the accused, though not a person of unsound mind, cannot be made to understand the proceedings, the court may proceed with the inquiry or trial and in the case of a court other than high court, if such proceeding result in a conviction, the proceedings shall be forwarded to the high court with the report of the circumstances of the case and the high court shall pass thereon such order as it thinks fit। सेक्शन 357 कहता है कि ट्रायल अननेसेसरी डिले ना हो लेकिन एक्यूज्ड के राइट्स का ध्यान रखा जाए। अगर एक्यूज्ड प्रोसीडिंग समझ नहीं पाता ट्रायल कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन के बाद हाई कोर्ट की सुपरविजन मैंडेटरी है। इसके अलावा हाई कोर्ट केस और सर्कमस्टांसेस को देखकर डिसाइड करेगी कि कन्विक्शन वैलिड है या फर्दर एक्शन लेना चाहिए। इन शॉर्ट सेक्शन 357 का मेन मकसद है कि जस्टिस को डिले ना करें। साथ ही एक्यूज्ड के कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज का ध्यान रखा जाए। ये प्रोविजन ट्रायल को फेयर और सुपरवाइज्ड बनाता है जब एक्यूज्ड प्रोसीडिंग समझ नहीं पाता। आफ्टर दैट सेक्शन 358, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। सेक्शन 358 बात करता है कि अगर ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान एविडेंस से ये पता चले कि कोई और व्यक्ति भी ऑफेंस में शामिल है जो एक्यूज्ड के साथ ट्रायल हो सकता है तो कोर्ट उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग चला सकती है। ये इंश्योर करता है कि सबका न्याय हो और गिल्टी बच ना जाए। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 358, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। सबसेक्शन 1, वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence for which such person could be tried together with the accused. The court may proceed against such person for the offence which he appears to have committed. सेक्शन 358 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर एविडेंस से लगता है कि कोई पर्सन एक्यूज्ड नहीं है लेकिन ऑफेंस में शामिल है तो कोर्ट उसके खिलाफ भी ट्रायल शुरू कर सकती है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई और गिल्टी नजर आए तो कोर्ट उसके खिलाफ भी केस कर सकती है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट ही मे बी अरेस्टेड और समन्ड एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पस अफोरसेड। सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो कोर्ट उसे अरेस्ट या सम्मन कर सकती है जैसे केस के सर्कमस्टांसेस हो उस तरीके से। After that, subsection 3, any person attending the court, although not under arrest or upon a summon, may be detained by such court for the purpose of the inquiry into or trial of the offence which he appears to have committed. Subsection 3 कहता है अगर वो व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट है लेकिन अरेस्ट या सम्मन पर नहीं है तो कोर्ट उसे टेम्परेरी डिटेंशन कर सकती है इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। मतलब कोर्ट इंश्योर करेगी कि वो विटनेस नहीं बनकर केस से बच ना जाए। After that, subsection 4, where the court proceeds against any person under subsection 1, then A, the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh
and the witness reheard. B. Subject to the provisions of clause A, the case may proceed as if such person had been an accused person when the court took cognizance of the offence upon which the inquiry or trial was commenced. सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर कोर्ट ने किसी और व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, ए, उसके खिलाफ नई प्रोसीडिंग शुरू होंगी और विटनेस दोबारा सुने जाएंगे। दूसरा, उसके खिलाफ केस वैसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा जैसे वो इनिशियली एक्यूज था जब कोर्ट ने ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया। इन सिंपल वर्ड, सेक्शन 358 का पर्पस है कि ट्रायल में जो गिल्टी लोग हैं उन्हें भी न्याय मिले और कोई एस्केप ना करे। कोर्ट को फ्लेक्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई है कि वो एडिशनल गिल्टी पर्सन्स को ट्रायल में शामिल कर सकें, लेकिन फेयर प्रोसीजर मेंटेन करते हुए। आफ्टर दैट सेक्शन 359, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 359 बात करता है कि कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के केसेस में जो ऑफेंस विक्टिम या एक्यूज्ड के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट से सेटल हो सकते हैं, वो कंपाउंडिंग म्यूचुअल सेटलमेंट के जरिए खत्म किए जा सकते हैं। ये सेक्शंस ऑफेंस की लिस्ट और उन्हें कंपाउंड करने वाले लोग स्पेसिफाई करते हैं, जो कि टेबल के थ्रू डिफाइन किए गए हैं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 359, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। Subsection 1. The offences punishable under this section of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 specified in the first two columns on the table next following may be compounded by the person mentioned in this third column of that table. ये सेक्शन बात करता है कि सभी ऑफेंसेस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता। सिर्फ BNS 2023 में जो स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं उनको कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि कंप्लेनेंट या विक्टिम और एक्यूज्ड के बीच समझौता हो जाए और कोर्ट में केस को बंद कर दिया जाए। कौन कंपाउंड कर सकता है और कौन से ऑफेंस एलिजिबल हैं, तो वो टेबल में थर्ड कॉलम में बताए गए हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर लॉ अलो करे और दोनों पार्टीज एग्री हो तो कुछ माइनर या स्पेसिफाइड ऑफेंसेस को म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए सेटल किया जा सकता है। सेक्शन 359 का मकसद है माइनर डिस्प्यूट्स और लेस सीरियस ऑफेंसेस को जल्दी और एमिकेबली सॉल्व करना, ताकि कोर्ट का बर्डन कम हो और एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को म्यूचुअल रिजोल्यूशन का चांस मिले। अब बात करते हैं सेक्शन 360 की, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 360 बात करता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर कोर्ट की कंसेंट से केस के दौरान कभी भी प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकता है। यानी अगर प्रोसिक्यूशन डिसाइड करे कि एक्यूज्ड के खिलाफ फर्दर ट्रायल अननेसेसरी या इनएप्रोप्रिएट है, तो वो अपने केस को वापस ले सकता है। इसका इम्पैक्ट चार्ज फ्रेम होने के टाइम के हिसाब से अलग होता है। लेट्स रीड दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। सेक्शन 360, विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ केस में विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट at any time before the judgment is pronounced withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried, and upon such withdrawal, a, if it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offence or offences. B, if it is made after a charge has been framed or when such under the Samhita no charge is required, he shall be acquitted in respect of such offence or offences. मतलब प्रोसिक्यूटर कोर्ट की परमिशन से केस में किसी या सब ऑफेंसेस के लिए विड्रॉ कर सकता है, चाहे ट्रायल चल रहा हो या इंक्वायरी में। और अगर विड्रॉल चार्ज फ्रेम होने से पहले होता है तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, केस ही खत्म, एक्यूज्ड फ्री। दूसरा, अगर विड्रॉल चार्ज फ्रेम होने के बाद होता है या किसी ऑफेंस में चार्ज फ्रेम नहीं होता तो एक्यूज्ड एक्विट हो जाता है। मतलब केस ट्रायल के दौरान भी खत्म हो सकता है और एक्यूज्ड इनोसेंट माना जाता है। आफ्टर दैट प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस नंबर 1 was against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends, or number 2 was investigated under any central act, or number 3 involved the misappropriation or destruction or damage to any property belonging to the central government, or number 4 was committed by a person in the service of the central government while acting or purporting to act in discharge of his official duty, and the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government, he shall not unless he has been permitted by the central government to do so.
move the court for its consent to withdraw from the prosecution, and the court shall, before according consent, direct the prosecutor to produce before it the permission granted by the central government to withdraw from the prosecution. Provided further that no court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the case. प्रोविजो बात करता है कि अगर ऑफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ से रिलेटेड है, या सेंट्रल एक्ट के तहत इन्वेस्टिगेट हुआ है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी से संबंधित है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने ऑफेंस किया हो, तो प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना विड्रॉल के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। और दूसरा प्रोविजो बात करता है कोर्ट विक्टिम को सुने बिना विड्रॉल अप्रूव नहीं करेगी। इन शॉर्ट सेक्शन 360 का मकसद है कि ट्रायल फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल हो, और प्रोसिक्यूशन अगर लगे कि केस आगे नहीं बढ़ाना है तो विड्रॉ पॉसिबल हो। साथ ही सेंट्रल ऑफेंसेस और विक्टिम राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजंस दिए गए हैं, जस्टिस को एफिशिएंट बनाते हुए एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करता है। अब बात करते हैं सेक्शन 361 की, प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। सेक्शन 361 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस उसकी जुडिक्शन में नहीं है, या ये किसी और मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ट्रायल के लिए सूटेबल है, तो वो प्रोसीडिंग्स रोक कर केस को सही अथॉरिटी के पास भेज सकता है। ये इंश्योर करता है कि केस सही कोर्ट के अंडर हो और प्रॉपर ट्रायल हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 361, प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। Subsection 1. If in the course of any inquiry into an offence or a trial before a magistrate in any district, the evidence appears to him to warrant a presumption, A. that he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial, or B. that the case is one which should be tried or committed for trial by some other magistrate in the district, or C. that the case should be tried by the chief judicial magistrate. He shall stay the proceeding and submit the case with the brief report explaining its nature to the chief judicial magistrate or to such other magistrate having jurisdiction as the chief judicial magistrate directs. सेक्शन 361 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट को एविडेंस देख कर लगता है उसके पास ट्रायल या कमिट करने की जुडिक्शन नहीं है, या फिर केस को डिस्ट्रिक्ट के किसी और मजिस्ट्रेट के ट्रायल के लिए रेफर करना चाहिए, या केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ट्रायल के लिए सूटेबल है, तो वो प्रोसीडिंग्स को स्टे करेगा और ब्रीफ रिपोर्ट के साथ केस सही मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। सिंपल वर्ड्स, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस उससे नहीं हैंडल होगा तो वो केस को सही अथॉरिटी के पास भेज देगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट टू होम द केस इज सबमिटेड मे इफ सो एम्पावर्ड आइदर ट्राई द केस हिमसेल्फ और रेफर इट to any magistrate subordinate to him having jurisdiction or commit the accused for trial. सबसेक्शन 2 कहता है कि जो मजिस्ट्रेट केस रिसीव करता है वो अगर एम्पावर्ड है तो केस खुद ट्राई कर सकता है, दूसरा या किसी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को रेफर कर सकता है, तीसरा या एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए कमिट कर सकता है। मतलब हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कौन ट्रायल करे और केस कैसे प्रोसीड करें। इन शॉर्ट सेक्शन 361 का पर्पस है कि केस सही कोर्ट में जाए और ट्रायल जुडिक्शन के रूल्स के हिसाब से हो, और ये इंश्योर करता है कि ट्रायल प्रॉपर और लीगल अथॉरिटी के अंडर हो और प्रोसीजरल एरर ना हो। अब बात करते हैं सेक्शन 362 की, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। सेक्शन 362 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल या इंक्वायरी के दौरान देखते हैं कि केस कोर्ट ऑफ सेशन में ट्राई होना चाहिए तो वो केस को कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट कर देते हैं। इसके बाद चैप्टर 19 के प्रोविजंस ट्रायल बाय हायर कोर्ट्स फॉलो किए जाते हैं। लेट्स रीड द सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 362, प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट फाइंड्स केस शुड बी कमिटेड। इन एनी इंक्वायरी into an offence or a trial before a magistrate, it appears to him at any stage of the proceedings before signing the judgment that the case is one which ought to be tried by the court of session. He shall commit it to the court under the provisions herein before contained, and thereupon the provisions of chapter 19 shall apply to the commitment so made. सेक्शन 362 बात करता है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल शुरू कर चुका है लेकिन जजमेंट साइन करने से पहले नोटिस करता है कि केस सीरियस है और हायर कोर्ट का ट्रायल चाहिए होगा।
ऐसे केस में मजिस्ट्रेट एक्यूज को कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देता है। कमिटमेंट के बाद कोर्ट ऑफ सेशन के रूल्स और प्रोसीजर्स लागू होते हैं। सिंपली अगर केस कॉम्प्लिकेटेड या सीरियस हो और हायर कोर्ट का ट्रायल चाहिए, मजिस्ट्रेट केस को ऊपर भेज देता है। इन शॉर्ट सेक्शन 362 का मकसद है कि सीरियस ऑफेंसेस का ट्रायल एप्रोप्रिएट हायर कोर्ट में हो, ताकि जस्टिस और प्रॉपर प्रोसीजर दोनों एंश्योर हो सकें। मजिस्ट्रेट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ट्रायल को करेक्ट कोर्ट में ट्रांसफर कर सके बिफोर जजमेंट, एंश्योरिंग फेयर ट्रायल फॉर सीरियस केसेस। आफ्टर दैट सेक्शन 363 ट्रायल ऑफ पर्सन्स प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट कॉइनेज, स्टैम्प लॉ और प्रॉपर्टी। सेक्शन 363 बात करता है कि अगर कोई पर्सन पहले से कॉइनेज, स्टैम्प लॉ या प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस में कन्विक्टेड है, 3 साल या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट, और फिर से ऐसे ही ऑफेंसेस में एक्यूज्ड होता है, तो मजिस्ट्रेट केस को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देगा, ताकि सीरियस और रिपीट ऑफेंसेस का ट्रायल हायर अथॉरिटी में हो। लेट्स रीड दिस सेक्शन एंड अंडरस्टैंड इट क्लोज बाय क्लोज। सेक्शन 363 ट्रायल ऑफ पर्सन्स previously convicted of offences against coinage, stamp law or property. Subsection 1. Where a person having been convicted of an offence punishable under Chapter 10 or Chapter 17 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023 with imprisonment for a term of 3 years or upwards is again accused of any offence punishable under either of those chapters with imprisonment for a term of 3 years or upwards, and the magistrate before whom the case is pending is satisfied that there is ground for presuming that such person has committed the offence, he shall be sent for trial to the chief judicial magistrate or committed to the court of session, unless the magistrate is competent to try the case and is of opinion that he can himself pass the adequate sentence if the accused is convicted. सेक्शन 363 सब सेक्शन 1 बात करता है कि अगर एक्यूज्ड पहले कन्विक्टेड है और फिर से सेम टाइप के ऑफेंस करता है, 3 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस, तो मजिस्ट्रेट अगर लगता है कि एक्यूज्ड ने ऑफेंस किया है तो केस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज देता है या केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जाता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, अगर मजिस्ट्रेट खुद केस ट्राई कर रहा है और एडिक्वेट सेंटेंस दे सकता है तो वो खुद ट्रायल कंटिन्यू कर सकता है। After that, subsection 2, when any person is sent for trial to the chief judicial magistrate or committed to the court of session under subsection 1, any other person accused jointly with him in the same inquiry or trial shall be similarly sent or committed under the magistrate discharges such other person under section 262 or section 268 as the case may be. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर एक्यूज्ड के साथ कोई और जॉइंटली इन्वॉल्व है तो उसे भी सेम हायर कोर्ट में भेज दिया जाता है, एक्सेप्ट अगर मजिस्ट्रेट उस अदर पर्सन को सेक्शन 262 या 268 के तहत डिस्चार्ज कर देता है तो वो अलग हो सकता है। इन शॉर्ट, सेक्शन 363 का मकसद है कि रिपीट ऑफेंडर्स या सीरियस ऑफेंसेस को अप्रोप्रिएट हायर कोर्ट में ट्राई किया जाए, ताकि रिपीट क्राइम और सीरियस क्राइम्स के लिए स्ट्रिक्ट और प्रॉपर ट्रायल हो। After that, section 364 procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe. सेक्शन 364 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल के दौरान गिल्टी फाइंड करता है लेकिन लगता है कि मजिस्ट्रेट के पास जितनी पावर है उससे पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो वो केस को हायर मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देता है। यह इंश्योर करता है कि अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट पनिशमेंट्स दिए जाएं। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 364 procedure when magistrate cannot pass sentence sufficiently severe. Subsection 1, whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused that the accused is guilty and that he ought to receive a punishment different in kind from or more severe than that which such magistrate is empowered to inflict, or being a magistrate of second class is of opinion that the accused ought to be required to execute a bond or bail bond under section 125, he may record the opinion and submit his proceedings and forward the accused to chief judicial magistrate to whom he is subordinate. सेक्शन 364 सबसेक्शन 1 बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट गिल्टी समझता है और लगता है कि पनिशमेंट उसके पावर से ज़्यादा सीवियर है या टाइप में पनिशमेंट होना चाहिए,
या अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट चाहता है कि एक्यूज्ड बॉन्ड एग्जीक्यूट करे अंडर सेक्शन 125, तो वो अपनी ओपिनियन रिकॉर्ड करेगा, प्रोसीडिंग्स फॉरवर्ड करेगा और एक्यूज्ड को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2, when more accused persons than one are being tried together and the magistrate considers it necessary to proceed under subsection 1 in regard to any of such accused, he shall forward all the accused who are in his opinion guilty to the chief judicial magistrate. सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मल्टीपल एक्यूज्ड एक साथ ट्रायल में हैं और किसी के लिए सीवियर पनिशमेंट चाहिए, तो मजिस्ट्रेट सब गिल्टी एक्यूज्ड को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, the chief judicial magistrate to whom the proceeding submitted may, if he thinks fit, examine the parties and recall and examine any witness who has already given evidence in the case, and may call and take any further evidence and shall pass such judgment, sentence or order in the case as he thinks fit and is according to law. सबसेक्शन 3 कहता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को प्रोसीडिंग्स मिलने के बाद पार्टीज को एग्जामिन कर सकता है, विटनेस को रिकॉल और एग्जामिन कर सकता है, एडिशनल एविडेंस ले सकता है और फिर जजमेंट और सेंटेंस अपने डिस्क्रिशन और लॉ के मुताबिक पास कर सकता है। सिंपल शब्दों में सेक्शन 364 का मकसद है कि मजिस्ट्रेट की पावर से ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस में एक्यूज्ड को एडिक्वेट पनिशमेंट मिले और हायर अथॉरिटी के थ्रू जस्टिस एंश्योर हो। अब बात करते हैं सेक्शन 365 की, कन्विक्शन और कमिटमेंट ऑन एविडेंस पार्टली रिकॉर्डेड बाय वन मजिस्ट्रेट एंड पार्टली बाय अनदर। सेक्शन 365 बात करता है कि अगर एक मजिस्ट्रेट ने ट्रायल या इंक्वायरी में एविडेंस पार्टली रिकॉर्ड किए हैं और फिर दूसरा मजिस्ट्रेट या जज केस हैंडल करे, तो नया मजिस्ट्रेट पुराने एविडेंस यूज करके ट्रायल कंटिन्यू कर सकता है। ये इंश्योर करता है कि ट्रायल स्मूथली प्रोसीड हो विदाउट रिपीटिंग एवरीथिंग अननेसेसरली। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 365 सबसेक्शन 1,